अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका लास्ट लेक्चर था वो आपको प्रॉपर्ली समझ आया होगा। आज हमारा लेक्चर सीरीज़ जो हमारे बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी है उसका हमारा लेक्चर नंबर 12 है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हम उसे थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, हमारा लास्ट लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि हमने उसमें टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ थे वो भी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किए, और फिर हमने कम्पिटिटिव फोर्सेस के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास कम्पिटिटिव फोर्सेस क्या होते हैं, किस तरह से इफेक्ट करते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी कम्पिटिटर्स के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप प्रॉपरली इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हुए अपने कम्पिटिटर से है कम्पीट कर सके। तो हम अपने लास्ट लेक्चर को दोबारा थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। हमने बात की थी हमारे पास दो फोर्सेस की, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस और कम्पिटिटिव फोर्सेस। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस में हमने बात की थी कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी के इफेक्ट्स हैं वो आपके ऊपर क्या आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी ने किस तरह से आप लोगों को फैसिलिटेट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से बेनिफिट ले सकती है, और इसके साथ साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, टेक्नोलॉजी में कौन सी ऐसी इनोवेशंस हमारे पास हुई हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। तो उसमें हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की बहुत डिटेल के साथ। जो पहली हमारे पास जो चीज़ थी वो हमारे पास था इंटरनेट। इंटरनेट की जो इनोवेशन है, इंटरनेट का जो आना है, उसकी वजह से आपके पास हर जगह पर आपके पास इम्पैक्ट पड़ा। हम अगर उसको बात करें आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर है, ई कॉमर्स की जो आपके पास इनोवेशन है, वो भी आपके पास इंटरनेट के आने के बाद ही ई कॉमर्स का जो है वो फिनोमेना जो है वो आपके पास इन्वॉल्व हुआ और उसने एक इम्प्रूवमेंट दिखाई आपकी। इसके साथ साथ आपके इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नॉलेज क्रिएशन के साथ साथ आपके पास जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हुआ वो आपके पास आसान हुई। इंटरनेट के थ्रू जो आपके पास टेलीकम्युनिकेशन का जो सोर्स है ये आपके पास इम्प्रूव हुआ, और टेलीकम्युनिकेशन का जो आपका सोर्स था उसकी इम्प्रूवमेंट का जो एक और साथ लिंकेज है वो हमारे पास है सेमीकंडक्टर्स का, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी थ्रू इंटरनेट तो इम्प्रूव हुई, इन्फॉर्मेशन का जो है फ्लो वो बढ़ा, इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल होने लगी, जो पहले अवेलेबल नहीं थी चीज़ें वो आपके पास अब ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल हो चुकी। इसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, आपके पास ऑनलाइन आपको फुल फ्लेज बुक्स मिल जाती हैं पीडीएफ की फॉर्म में, स्कैन फॉर्म में। तो लोग जो है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कल्चर की तरफ ज़्यादा मोटिवेट हुए और वो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्पीडली शेयर करने लगे बनिस्बत उसके कि जो पहले हमारे पास जो मैनुअल सेटअप में इन्फॉर्मेशन थी वो उस तरह से अवेलेबल नहीं थी। तो जो आपके पास सेमीकंडक्टर से एक सिलिकॉन की चिप के ऊपर इतना ज़्यादा डाटा जो है एम्बेड करना, इतना इंटेलेक्चुअल, इतना इंटेलिजेंट सेटअप बनाना कि आपके पास एक चिप जो है वो बड़े से बड़े प्रोसेस और उस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है जो शायद एक बड़ी से बड़ी हैवी मशीनरी आपकी ना कंट्रोल कर सके। वो सिर्फ एक चिप अपने अंदर जो है एक सेटअप, एक प्रोग्राम, एक ऑटोमेशन के तहत वो अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव करती है आपकी। तो आपने देखा कि हमारे पास इंटरनेट के साथ साथ जो आपके पास सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी उसने भी आपकी चीज़ों को इम्प्रूव किया। सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने बात करते हुए हमने कहा था कि ना सिर्फ आपके पास प्रोसेस इम्प्रूव हुए बल्कि उसके साथ साथ जो आपका साइज था वो भी आपके पास क्या वो भी आपके पास बहुत ज़्यादा कम हो गया। हमने एग्जांपल आपको दी थी मोबाइल फ़ोन्स की। मोबाइल फ़ोन का आप स्टार्ट देखें और आजकल के आप मोबाइल फ़ोन देखें, फिर आप फंक्शनैलिटी अपनी देखें कि आपके पास स्टार्ट के जो एक सेल्स थे, मोबाइल फ़ोन्स थे, उनके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ थी, जो फंक्शंस अवेलेबल थे, और आजकल के मोबाइल में आप फंक्शंस देखें और साइज़ देखें। तो सिलिकॉन की जो एक इजाद है, जो आपके पास सेमीकंडक्टर की जो एक इजाद है, जो इसकी जो डिस्कवरी है, जो इसके जो यूजेज के पैटर्न हैं, इसकी वजह से आपके पास जो साइज़ है वो भी आपके पास कितनी चीज़ों का श्रिंक होकर कम हो गया। मोबाइल फ़ोन कितना छोटा हो गया। आपके टीवी देखें, आपके पास ट्यूब वाले टीवी होकर थे, ठीक है, ट्यूब बेस्ड थे। अब आपके पास वो टेक्नोलॉजी इनोवेट होते होते अब आपके पास जो है एलसीडीज बड़ी से बड़ी ईजिली अवेलेबल है, और घरों के अंदर आपके पास क्या है, आपके पास अवेलेबल है प्रोजेक्टर। एक हमारे पास नई एक हमारे पास डिस्कवरी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखें आपके पास जो है इसके अंदर सेमीकंडक्टर का बहुत रोल है। इस लिहाज से आप देखें एक्सएमएल टेक्नोलॉजीज, आपका ई कॉमर्स का जो फैक्टर है मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सएमएल टेक्नोलॉजीज है। एक्सएमएल टेक्नोलॉजीज ने आपकी जो है लाइफ के अंदर चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज की, इनोवेशन आपके पास आई। फिर हमारे पास अल्ट्रा बैंडविड्थ जो हमारे पास कम्युनिकेशन हमारे पास वो आपको कितना ज़्यादा एक स्पीडली हमारे पास जो है कम्युनिकेशन उन्होंने चैनल को आसान किया। इंफ्रारेड आपके पास जो रेज हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर का कंसेप्ट है। एक ऑप्टिकल फाइबर आपकी डाटा को जो है वो एक स्पीड भी उसके अंदर है बहुत ज़्यादा, और जो डाटा जो है वो लेकर जाने की जो कैपेबिलिटी वो भी बहुत ज़्यादा। आपके पास ऑडियो, वीडियो, और जिस स्पीड से वो ट्रांसमिट होता है
वो भी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के बिल्कुल एक इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर की इजाद भी एक नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जिसने इम्पैक्ट किया ना सिर्फ बिजनेसेस को बल्कि इकोनॉमीज को भी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का जो मेन पर्पस यही हमारे पास होता है कि वो बिजनेस के अंदर भी इनोवेशन लाती हैं, प्रॉफिट मार्जिन मार्केट शेयर को बढ़ाती हैं, बट उसके साथ साथ जो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो प्रॉस्पेरिटी है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। सेकंड जो हमने फोर्सेस बात की उसमें हमने कम्पिटिटिव फोर्सेस की बात की थी। हमने कहा था कि आपको अपने जो सप्लायर्स हैं, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो आपके कंपिटिटर्स हैं, कंपिटिटर्स ही सोर्स हैं आपके बिजनेस का, और कंपिटिटर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए स्ट्रेटजीज फार्मूलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है। ठीक, तो हमने वही बात हमने डिस्कस की। हमने कहा कि हमारे पास जो कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ है वो आपको पता होनी चाहिए कि कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ क्या है, कंपटीटर्स की जो वीकनेसेस है कंपैरेटिव टू यू, आपके बिजनेस के उसके इन कंपैरेटिव योर बिजनेस कंपटीटर की क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं। फिर उसके साथ साथ आप ये चीज़ देखें कि आपके पास जो है किस तरह से आपके जो कंपटीटर्स है वो किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेट करते हैं, किस तरह से अपनी वो स्ट्रेटजीज जो है वो बनाते हैं। फिर इसके साथ साथ आपको अपनी जो कंपटीटर्स हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी आपको देखनी है कि वो कितने कैपेबल हैं, किस सिनेरियो में वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनकी क्या सोर्स क्या है उनकी इनकम का, वो अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये तमाम जो स्क्रीनिंग है ये आपके पास हेल्पफुल होती है अपनी कंपटीटर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और जो स्ट्रेटजीज वो बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स वो लेकर चल रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने हैं, करने हैं, और आपको अपनी चीज़ों को जो है वो एडजस्ट करना है। तो हमने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, वो हमारे पास ये थी कि जो यूएस की जो टॉप कंपटीटर फर्म्स हैं उनके साथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके 7 फीचर्स हैं। उन 7 फीचर्स को हमने डिटेल जो हमने डिस्कस किया था कि ये 7 फीचर्स जो हैं देयर इज नीड टू ऑप्ट दी 7 जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बाय द कंपटीटर्स ऑफ द टॉप यूएस मैनेजमेंट फर्म्स। तो अगर कंपटीटर्स इस चीज़ को देखें तो आप अपने पास क्वालिटी को एनहांस भी कर सकते हैं, मार्केट में जो है आप लीड भी कर सकते हैं, और अपने कंपटीटर्स के जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इसमें जो हमने सबसे पहली बात की थी, हमने कहा था मार्केट शेयर मैटर्स। ऑफ कोर्स यू आर इन द बिजनेस, तो मार्केट शेयर मैटर्स अ लॉट बिकॉज यू आर यूजिंग योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यू आर यूजिंग योर ह्यूमन रिसोर्सेज, यू आर यूजिंग योर कैपेबिलिटीज, यू आर यूजिंग योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सो each and everything the purpose of linkage each and everything is to improve your market share। अपना मार्केट शेयर आपको बढ़ाना चाहिए और इसीलिए आप बिजनेस में हैं। अंडरस्टैंड व्हाट योर बिजनेस इज, व्हाट बिजनेस यू आर इन, आपका बिजनेस है क्या। अगर आप एक सर्विसेज की बिजनेस में हैं तो आप अपनी सर्विस को समझें और उसी बाउंड्री के अंदर जो है अपने आप तमाम स्ट्रेटजीज ऑब्जेक्टिव डिजाइन करें और उसी के मुताबिक आप अपने जो है वो तमाम बिजनेस जो है उसको आप आगे लेकर चलें। ब्रोक और नॉट, फिक्स इट। इनोवेटिव और एवेपोरेट, इनोवेटिव और एवेपोरेट, या तो आप खुद को इनोवेटिव बनाएं या फिर आप जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनोवेशन जो है, कैपेबिलिटीज जो है, नई स्किल्स का लर्न करना, न्यू टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना, प्रोसेस के अंदर इनोवेशन लाना, प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लाना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें एक इनोवेशन है। अगर आप इनोवेशन रहेंगे और आप एक प्रॉपर कंटिन्यूस वर्कआउट करते रहेंगे चीज़ों को और कंटिन्यूसली एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के बाद आप अपनी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करेंगे तो आप अपने आप को सस्टेन करवा पाएंगे, खुद को रिटेन रख सकेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। बट अगर आप ऐसा नहीं करते तो देन यू हैव टू एवेपोरेट, आपको जो है वो सरफेस से जो है वो डिसअपियर होना पड़ेगा। एक्विजिशन इज एसेंशियल टू ग्रोथ, एक्विजिशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको जो है नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी पड़ेगी, नई स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी। आपको जो है एक्विजिशन, आपको जो है फर्म्स, इंडस्ट्रीज जो है उनको आपको एक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी स्किल्स जो है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज उनको इम्प्रूव करें ताकि आप जो है वो ग्रो कर सकें। पीपल मेक अ डिफरेंस, आपने अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। आपने जो रिवॉर्ड सिस्टम्स हैं उनको आपने इम्प्रूव करना है प्रॉपरली, उनकी मोटिवेशन के पैरामीटर्स को आपने मैयर करना है, उनको मोटिवेट आपने रखना है, उनको जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड हैं, जो बोनसेस हैं। ठीक है, मोटिवेशन आपके एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स ही हों। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं
उनकी इंप्रूवमेंट के लिए वो भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एसेट समझना है। जिस तरह आप अपने एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जो है आपको रिटर्न देती है। इस तरह अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर वो एम्प्लॉय आपको जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास बहुत ज़रूरी हैं। पीपल मेक अ डिफरेंस, नो सब्स्टिट्यूट फॉर क्वालिटीज़। क्वालिटी के ऊपर आपने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर आपने फोकस करना है और यही 7 प्रिंसिपल्स हैं जिनको लेकर अगर आप चलें तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप अपने बिजनेस को जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो क्लास ये हमारे पास लास्ट लेक्चर का रिकैप था कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ पढ़ी। हमने टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज को अच्छी तरह डिस्कस किया, फिर हमने कम्पिटिटिव फोर्सेज को देखा। जो हमारा आज का लेक्चर है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। हमने देखा, हमने जो है एक्सटर्नल असेसमेंट में हमने 5 फोर्सेस देखे जो हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर थे। ठीक है, अब हम जो है वो टूल्स लेकर आए आपके लिए। आपने वो टूल डिस्कस करने हैं जो कि आपके पास उन 5 फोर्सेस को जो है इजीली जो है वो कैप्चर कर सके। जो हमने लास्ट में 5 फोर्सेस हमने देखे थे वो हमारे पास थे इकोनॉमिकल फोर्सेस, ठीक है, सोशल कल्चरल आपके पास जो फोर्सेस थे वो आपके पास फोर्सेस थे, फिर हमारे पास जो थे वो पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल फोर्सेस थे, फिर हमने टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस को देखा और हमने कम्पिटिटिव फोर्सेस को देखा। अब जो हम बात कर रहे हैं पोर्टर, माइकल पोर्टर ने जो है आपके पास जो है वो 5 फोर्सेस बताए। ठीक है, ये 5 फोर्सेस जो है आपके पास क्या है, ठीक है, और किस तरह से आप अपने कंपटीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये 5 फोर्सेस अगर आप अच्छी तरह से डिस्कस करें और इनको आप जांच लें और इनको आप प्रॉपर क्वांटिफाई कर लें तो आप इजीली जो है अपने मार्केट के अंदर जो है वो अपना कंपटीटिव एज ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। सो हम इसको देखें, हमारे पास क्या चीज़ है। द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन अमंग द फर्म वेरीज वाइडली फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। हमारे पास कंपटीशन तो है, आप जिस इंडस्ट्री के अंदर भी हैं आपके पास कंपटीशन है। अगर आपका कोई कंपटीटर नहीं है तो फिर आपकी जो है वो मोनोपोली है, आप मार्केट में मार्केट लीडर खुद ही हैं। ठीक है, इस केस के अंदर आप जो है वो मार्केट लीडर हैं, कोई भी आपके पास कंपटीशन नहीं है। तो इस तरह के हम अप्रोच को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक अप्रोच, कि आपके पास मोनोपोली है और आपके पास कोई कंपटीटर नहीं है। लेकिन आपके पास जो कंपटीशन है उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास वेरी करती है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब आपके पास स्ट्रेंथ जो है किसकी, कंपटीशन की, कंपटीशन कितना ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और कितना जो है तेज़ी से वो बढ़ रहा है हमारे पास कंपटीशन की, हमारे पास करंट स्टेज क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो डिपेंड करती है कि आपके पास जो दूसरे कंपटीटर्स हैं वो कितने एक्टिव हैं। ठीक है, अगर एक मार्केट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, और अपने कंपटीशन को पॉजिटिव लेती है और कंपटीटर्स की स्किल्स और उनको देखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज आपके पास जो है वो डिवाइस करती है और चीज़ों को मैनेज करती है, तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि फ्रूटफुल कंपटीशन आपके पास होगा और एंड बेनिफिट ऑफ कोर्स आपको 2 लोगों को जाएगा। एक तो उस कंपनी को जो कि प्रॉपरली मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है और सेकेंडली उनको जो आपके पास क्लाइंट है, एंड यूजर आपके कस्टमर है, उनको जो है बेहतर क्वालिटी, बेहतर सर्विस, उनको जो हर चीज़ जो है वो इम्प्रूव्ड मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन वेरी करती है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, डिपेंड ऑन कि आप किस तरह के बिजनेस में हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो पोर्टर मॉडल ऑफ कम्पिटिटिव फोर्सेज assume that there are 5 competitive forces that identify the competitive power in the business situation, कि business situation के अंदर आपके पास competition है या नहीं। तो हमारे पास 5 forces हैं, 5 competitive forces हमें नहीं कहेंगे, हमारे पास 5 competitive forces हैं। अगर इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं उस इंडस्ट्री के अंदर कोई हमारे पास कंपटीशन है या नहीं। These 5 competitive forces identified by the Michael Porter, माइकल पोर्टर ने ये 5 जो हैं प्रिंसिपल्स जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए। ये हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं, हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे, हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और हम इसके ऊपर हम 1 by 1 जो है इसके ऊपर हम अपनी इंप्रूव डिस्कशन आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। हम इन 5 फोर्सेज को देख लेते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है, हमारे पास जो फोर्स हमारे पास है थ्रेट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, के जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स की रेलिवेंट प्रोडक्ट है बट वो एक कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है, सेम फीचर्स, थोड़ी सी डिफरेंट होंगी चीज़ें बट सेम प्रोडक्ट, उसको आप प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के अल्टरनेटिवली या सब्स्टिट्यूट में से वो यूज़ कर सकते हैं। उसकी थ्रेट कितनी है, ठीक है, थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट, नया प्रोडक्ट इंटर होने आ रहा है मार्केट में, नई एंट्री है, उसकी थ्रेट आपके पास कितनी है। इंटेंसिव राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर, इंटेंसिव राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग आपके पास कंपटीटर्स हैं उनके दरमियान जो राइवलरी है, ठीक है, उनके दरमियान जो कंपटीशन है उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो किस लेवल का है। ठीक है, अगर इंटेंसिटी आपके पास उनके दरमियान ज़्यादा है तो इसमें हमारे पास कंपटीशन ज़्यादा है,
हमारे पास कंपटीशन ज़्यादा, तो उस केस में आपको जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो आपको चीज़ें हैं, वो आपको डिफरेंट तरीके और डिफरेंट पैरामीटर में लाइन करनी पड़ती हैं, आपको सेट करनी पड़ती हैं। फिर हमारे पास ही बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, ठीक है, कितना बार्गेन करता है सप्लायर आपके साथ, इसको हम देखेंगे। सप्लायर बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर, जो बायर है उसकी जो है बार्गेनिंग पावर कितनी है। तो ये 5 फोर्सेज हमारे पास माइकल पोर्टर ने प्रेजेंट किए। अगर आप इन 5 फोर्सेज को प्रॉपरली जज कर लेते हैं, उनको आप प्रॉपर मेजर कर लेते हैं, तो आपके पास एंड यूजर के बारे में या आपके पास जो कंपटीटर है उसके बारे में आपको फुल फ्लैज इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इन 5 फोर्सेस को वन बाय वन हम इनको है जो है डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे ये हमारे पास किस तरह से हेल्प कर सकती हैं आपको अपनी मार्केट के कंपटीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने में। तो वी आर स्टार्टिंग विद थ्रेट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ठीक, थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मीन दैट हाउ इजली योर कंज्यूमर्स कैन स्विच टू योर कंपटीटर प्रोडक्ट आपका जो है उसकी तरफ कितनी जल्दी जो है वो स्विच करते हैं। अब इसके अंदर ये बात की जा रही है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसका मार्केट में अल्टरनेट अवेलेबल है या नहीं। अगर वो अल्टरनेटिव कंज्यूमर के पास अवेलेबल है और जो फैसिलिटीज़ और जो बेनिफिट आपका प्रोजेक्ट या आपका प्रोडक्ट ठीक है वो उसको दे रहा है, या जो आपकी सर्विसेज हैं अगर वो उसको मिल रही हैं और आपसे कम कॉस्ट के अंदर मिल रही हैं, ठीक है, या आपके इक्वल कॉस्ट के अंदर मिल रही हैं, तो वो एक कस्टमर के लिए या कंज्यूमर के लिए एक अल्टरनेटिव अवेलेबल है जो मार्केट में उसके पास है, और उसको देखते हुए वो जो है अपने प्रोडक्ट को या अपनी जो भी उसकी नीड है उसको जो है वो सेटिस्फाई कर सकता है। तो आपके पास मार्केट में थ्रेट कब होगी? जब कंज्यूमर के पास आपके प्रोडक्ट का जो है सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा। अब कितनी ईजिली वो अवेलेबल है उस हिसाब से आपके लिए थ्रेट जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके पास कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है उसका होना भी एक इंडस्ट्री के लिए जो है वो थ्रेट या एक फोर्स जो है आपके पास बन सकता है। तो हमारे पास नेक्स्ट हम देखें इसको, तो थ्रेट of substitute is high when there are many substitute products as available. of course ये threat की जो intensity है कि आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब ये जो थ्रेट है इसकी इंटेंसिटी हाई होगी, ज़्यादा होगी। कब? जब आपके पास सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो आपके पास क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो अब डिपेंड करता है कि उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, उनका जो मार्केटिंग चैनल है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कैसा है। अगर उनका वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा है तो वो एक जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो भी आपके लिए थ्रेट का सोर्स बन सकता है। बट अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट के बहुत से सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं और कस्टमर के पास जो है वो अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, ठीक है, कि वो आपका प्रोडक्ट जो है उसको चूज कर सके, या उसके पास उसके पास सब्स्टिट्यूशन है कि वो कंपैरिजन करके प्रोडक्ट फीचर के ऊपर, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर देखते हुए वो अपना जो है दूसरे प्रोडक्ट को जो है वो ऑप्ट कर सके, तो इस केस के अंदर आपके पास जो थ्रेट होगी वो ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे, जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, उतना ही क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट को क्या होगी, वो थ्रेट क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो इसमें हमने देखा फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि देयर आर मैनी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ज़्यादा हैं तो आपके पास जो थ्रेट है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की वो आपके प्रोडक्ट के हवाले से ज़्यादा है। ठीक है, जितने ज़्यादा कंपटीशन उतनी ज़्यादा आपके पास क्या मतलब कि वो थ्रेट्स है, थ्रेट की जो इंटेंसिटी वो बढ़ जाएगी। कंज्यूमर कैन ईजिली फाइंड द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग एट द सेम और लो प्राइस। अगर ऐसा है कि आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इस केस के अंदर जो आपका कंज्यूमर है वो ईजिली जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट में अवेलेबल है वो उसको फाइंड आउट कर लेगा। अगर ऐसा है मार्केट के अंदर, अगर मार्केट सैचुरेटेड है और आपका प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूट्स इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं है, फिर तो आपके लिए वो थ्रेट नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है और ईजिली अवेलेबल हैं तो फिर एक थ्रेट है। मगर ये थ्रेट उस वक्त ज़्यादा इंटेंसिव हो जाएगी, या इसकी जो इंटेंसिटी है वो उस वक्त आपके पास ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आपके प्रोडक्ट से लो होगी या आपके प्रोडक्ट के इक्वल होगी। अगर लो है फिर तो ये थ्रेट और भी ज़्यादा है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है
तमाम क्वालिटीज, तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो आपके प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल हैं वो उसके अंदर हैं, ठीक। और इसके साथ साथ करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ जो कंज्यूमर के एंड पे चीज़ है वो है प्राइस, कि वही तमाम फैसिलिटीज़, वही तमाम चीज़ें आपको लो प्राइस के अंदर मिल रही हैं, तो क्या करेगा कंज्यूमर के आपके प्रोडक्ट को छोड़ के स्विच कर देगा किसकी तरफ, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। अगर ऐसा नहीं है और कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट इक्वल है आपके, तो फिर भी क्या करेगा वो आपके पास स्विच कर जाएगा। प्रॉब्लम हमारे पास कहां पर आएगा, या आपको जो बेनिफिट है, एक इंडस्ट्री बेनिफिट कब होगा कि जब कोई ऐसा प्रोडक्ट आया कि वो सब्स्टिट्यूट है आपके प्रोडक्ट का, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो आपके प्रोडक्ट की प्राइस से क्या है, ज्यादा है, तो फिर कस्टमर जो है वो डिसीजन लेने में थोड़ा बहुत क्या करेगा, वो हेजिटेट करेगा और वो डिसीजन जो है थोड़ा सोच कर लेगा। तो इस केस के अंदर मतलब कि आपके लिए वो थ्रेट नहीं है, बट इन द लॉन्ग टर्म अगर वो अपना प्रोसेस, क्वालिटी और वो चीज़ें इंप्रूव करता है और उसकी मार्केट में जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाती है, तो फिर अगर प्राइस थोड़ी बहुत ज़्यादा भी है तो फिर भी वो आपके मार्केट शेयर को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, क्वालिटी ऑफ द कम्पिटिटर प्रोडक्ट इज बेटर। अगर देखें हमारे पास ऊपर हमने बात की प्राइस कम है या प्राइस क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो कस्टमर हैं वो कई दफ़ा इसलिए भी स्विच कर जाते हैं कि आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट की जो है आपकी वो ठीक नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट है उसकी जो आपके पास क्वालिटी है वो अच्छी है, प्राइस थोड़ी सी हाई है, तो क्वालिटी के ऊपर कस्टमर्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। थोड़ी टर्म के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं लेंगे, इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी हमारे पास क्या है वो ठीक नहीं है। तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, और जो इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिटेन रखती हैं और रिटेन रखने के साथ साथ उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी करती रहती हैं, तो इस केस के अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास थ्रेट जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। बट अगर आपके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बेशक आपके प्रोडक्ट की प्राइस भी कम हो और तो अगर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है और उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है, प्राइस थोड़ी बहुत आपके प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स कस्टमर प्रेफर द क्वालिटी। कस्टमर क्या करेगा, क्वालिटी को प्रेफर करते हुए आपके प्रोडक्ट से स्विच होकर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ क्या होगा वो आपके पास चला जाएगा। तो इस केस में आपके जो कस्टमर फीडबैक्स हैं, जो आपके सप्लायर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो इस पॉइंट पर आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, ताकि आप खुद को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकें किससे, मार्केट से, अपने कंपटीटर से, और ताकि आपकी जो कस्टमर एक्सेप्टेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज बाय अ कंपनी हु इज अर्निंग हाई प्रॉफिट एंड कैन रिड्यूस प्राइसेस टू द लो लेवल। हमारे पास कई दफ़ा कुछ कंपनीज होती हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है वो हाई होता है। अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट किसी ऐसी कंपनी की तरफ से है कि जिसका प्रॉफिट मार्जिन हाई है और वो प्रॉफिट मार्जिन तो ऑलरेडी उसका मार्केट में हाई है, तो वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं उनको क्या करते हैं वो लो करते हैं, उनको क्या करते हैं वो लोग गिरा देते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि वो एक प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूशन क्रिएट होगा और वो क्वालिटी वाइज, कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज आपके प्रोडक्ट से अच्छा भी है, बट वो कंपनी जिसका प्रॉफिट मार्जिन आपके पास क्या है वो हाई है, वो अपने किसी और प्रोडक्ट से शायद प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा कमा रही है, उसका मार्केट अच्छी है उसने, बट इस प्रोडक्ट की जो है प्राइस आपके मुकाबले में जो कंपटीशन में था उसके प्राइस उन्होंने क्या कर दी, कम कर दी। अब कस्टमर ऑफ कोर्स स्विच कर जाएगा आपके प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपसे अच्छे है और उसकी प्राइस जो है वो आपके मुकाबले में आपके पास होगी वो कम होगी। कई दफ़ा हमारे पास जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, मतलब कि सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर क्या करती हैं कि आपके पास प्रोडक्ट को क्या करती हैं वो मार्केट के अंदर क्या करती हैं वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं। ये सब्सिडाइज प्राइस जो हमारे पास है, जो डिस्काउंटेड प्राइस का जो पर्पज़ ये होता है कि कस्टमर किस तरह से आपके प्रोडक्ट को एक दफ़ा ट्राई करे। जब आपका कस्टमर एक प्रोडक्ट को ट्राई करता है, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर नीड की, तो उस सेटिस्फेक्शन के ऊपर जो है कस्टमर जो है कम से कम आपकी प्राइस के ऊपर जो है वो क्या करेगा, वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर उसकी प्राइस ज्यादा भी होती है बाद में, डिस्काउंटेड प्राइस के बाद ओरिजिनल प्राइस उसकी जो भी होगी, तो कस्टमर आपका कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा और वो क्या करेगा कि इजिली क्या करेगा, प्रोडक्ट के ऊपर क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट पे हमारे पास स्विच कर जाएगा। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट हमने देखे
जो हमारे पास एक थ्रेट का सोर्स बन सकते हैं। अब थोड़ा सा हम अपने जो लास्ट हमने 4 पॉइंट्स हम देखे उनको हम थोड़ा समराइज करते हैं, उनको हम कंक्लूड करते हैं, उनसे हम कुछ जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं नॉलेज। इन द अबव सिचुएशन जो हमने लास्ट में 4 पॉइंट्स में डिस्कस किए, कंज्यूमर कैन इजीली स्विच टू द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ज़्यादा अवेलेबल है तो वो स्विच कर जाएगा। अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसकी प्राइस इक्वल है या आपके प्रोडक्ट की प्राइस से लो है, तब भी स्विच कर जाएगा। या अगर क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की अच्छी नहीं है तब वो स्विच कर जाएगा। या कोई ऐसी कंपनी जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस क्या करते उसको लो कर दे, तो वो ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूट कैटेगरी आएगी आपके प्रोडक्ट के लिए। उस केस में भी वो जो बस क्या करेगा, स्विच कर देगा। सो द सब्स्टिट्यूट आर थ्रेट्स टू योर कंपनी। तो सब्स्टिट्यूट आपकी कंपनी के लिए जो है वो थ्रेट बन सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, इन द फॉर्म ऑफ प्राइस हो, इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी हो, वो आपके प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के लिए एज एन सब्स्टिट्यूशन मार्केट जो है वो एक्ट कर सकते हैं। When there are actual and potential substitute products available, then the segment is unattractive. When there are actual and potential products available, then segment is unattractive. अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट के हमारे पास क्या होगा कि एक्चुअली और उसी फीचर, उसी क्वालिटी और एक अच्छी क्वालिटी में आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल हो, तो फिर जो आपका जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो आपके पास क्या होगा, वो कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। प्रॉफिट एंड प्राइसेस आर इफेक्टेड बाय द सब्स्टिट्यूट। ऑफ कोर्स अगर आपके पास मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो वो आपके प्रॉफिट के साथ साथ आपकी जो प्राइसेस हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। ठीक, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ज़्यादा अवेलेबल हैं तो आपको मार्केट में रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए अपनी प्राइसेस को जो है वो रिकंसिडर करना पड़ेगा और आपको अपने प्रॉफिट के रेशियो को भी दोबारा जो है कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप शुरू में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा था, अच्छा कमाते थे, बट अब जो है मार्केट के अंदर जो आपके पास कंपटीटर्स हैं उनके आने से शायद आपको अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन आपको कम करना पड़ेगा। अपने प्रॉफिट को कम करने के साथ साथ आपको जो अपनी प्राइसेस हैं उनको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि आप अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकें और उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे रिटेन रख सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल प्राइसेस, profits and prices are affected by substitutes, so there is need to closely monitor the price trends. तो आपको अपने जो कंपटीटर्स हैं उनके जो प्राइस ट्रेंड्स हैं उनको आपने प्रॉपर मॉनिटर करना है। उनके अगर प्राइस ट्रेंड में कमी हो रही है या वो प्राइस उनकी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो दोनों केस के अंदर जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती हैं। अगर उनकी प्राइस कम हो रही है और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि लोग जो कस्टमर उनके थे वो अब आपके प्रोडक्ट को एज एन सब्स्टिट्यूट यूज करने शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हमारे पास क्या वो हाई है। लेकिन अगर उनके प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस कम है और क्वालिटी अच्छी है तो ऑफ कोर्स आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इंडेंजर्ड है और उसको हमारे पास प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इन सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री इफ द कंपटीशन राइजेज ऑन टेक्नोलॉजी, if the competition rises or technology modernize, then the prices and the profits decline. अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री के अंदर आपके पास देखें, एक अच्छी स्टेटमेंट उन्होंने लिखी कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री जो आपके पास है उसमें अगर आपके पास जो है वो कंपटीशन बढ़ जाता है या एक टेक्नोलॉजी का इशू आपके पास आ जाता है तो प्रॉफिट एज वेल एज प्राइस दोनों आपके पास क्या होंगे, आपके पास डिक्लाइन करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आपने मार्केट में सर्वाइव करना है, टेक्नोलॉजी लाने का मकसद ही आपके पास ये है कि आप जो है क्या करेंगे, अपने पास प्रोसेस को जो है इनोवेटिव बनाएं ताकि आपका प्रोसेस जब एक वो इनोवेटिव होगा, सिस्टमेटिक और इजी आपके पास होगा तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट तो लो होगी। आपके पास फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट तो आपके पास लो होगी बट आपके पास प्रॉफिट ऑफ कोर्स क्या होगा, वो आपके पास इनिशियली क्या होगा, वो लो होगा। बट विद टाइम अगर आपके कंपटीटर्स टेक्नोलॉजी ऑप्ट नहीं करते और वो वाली चीज़ नहीं लेकर आते जो आप यूज़ कर रहे हैं तो विद टाइम क्या होगा, उनका प्रॉफिट क्या होगा, वो डिक्लाइन हो जाएगा। जो हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पोर्टर मॉडल ने जो डिस्कस किया उनके मुताबिक जो हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। A new entry of competitor into a market also weaken your power. Of course you are market leader, अगर एक मार्केट लीडर हैं और आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है, उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और मार्केट में जो है लोग आपके प्रोडक्ट के नाम को जानते हैं और आपकी क्वालिटी से उनकी अवेयरनेस भी है। बट अगर हमारे पास मार्केट में कोई एक नया सब्स्टिट्यूट आ जाता है तो जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आपके पास है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ज़्यादा जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक बन सकता है या आपके पास जो आपकी करंट पावर है उसको जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है वो नुकसान दे सकता है। तो तभी यहाँ पर ये बात की गई, अ न्यू एंट्री ऑफ अ कंपटीटर इनटू योर मार्केट आल्सो वीकन योर पावर। थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्री डिपेंड अपॉन द एंट्री एंड द एग्जिट बैरियर्स।
अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज की गई कि एक नया प्रोडक्ट का इंटर होना एक मार्केट के अंदर, ठीक है, वो डिपेंड करता है एंट्री एंड एग्जिट बैरियर कि एंट्री के लिए क्या क्या आपके पास रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या लेजिस्लेशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और एग्जिट के लिए क्या है आपके पास। तो ये बैरियर है एंट्री और एग्जिट बैरियर, ये यहाँ पर आप डिसाइड करेगा जो थ्रेट है न्यू आपके पास इंट्रेंट की, वो आपके लिए, वो आपका वो आपका जो है पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, उसके आपके लिए वो कितना जो है इफेक्टिव हो सकता है, या आपकी जो है पावर को कितना ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, या आपके मार्केट शेयर को कितना ज्यादा कैप्चर कर लेगा। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री इज हाई, आपके पास न्यू एंट्री की थ्रेट, ठीक है, वो हाई होगी कब, व्हेन कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट द बिजनेस आर लेस। आप अगर ऐसे बिजनेस के अंदर हैं कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, कोई भी जो है वो शख्स है वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या कर सकता है कि वो अपना बिजनेस क्या कर सकता है, वो स्टार्ट कर सकता है और अपने लिए जो है वो एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि जो न्यू एंट्री आपके पास है उसके बैरियर क्या आपके पास कम है, ठीक है, क्योंकि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उस केस के अंदर आपके पास क्या होंगे, बिजनेस वाले करने वाले क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे, या उस सेगमेंट के अंदर जो बिजनेस करने वाले वो आपके पास क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे, ठीक। तो अगर आपके पास एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो फाइनेंशियल चाहिए, अमाउंट चाहिए, वो थोड़ी है, वो इतनी ज्यादा नहीं है, और आप थोड़े पैसे के साथ एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस केस के अंदर आपके पास नए इंट्रेंट्स के आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे, और आपके जो मार्केट में कंपटीटर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस को करने के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट द बिजनेस आर लेस, फ्यू इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर इन प्लेस। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक जो मैसिव प्रोडक्शन जो है वो मतलब कि फ्यू इन प्लेस, अगर ऐसा है कि बहुत कम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आपके पास क्या हैं, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर जो है वो बेस्ड हैं, ये इकोनॉमी ऑफ स्केल के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इस केस के अंदर भी आपके पास क्या होगा, वो न्यू एंट्रेंट आपके पास क्या होंगे, उनकी चॉइसेस या उनकी जो है एंट्री के चांसेस जो हैं वो कम हैं। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा है और कंपनीज जो है वो मैसिव प्रोडक्शन की तरफ जाती हैं, ठीक है, तो फिर न्यू एंट्रेंट के लिए एक बैरियर है, क्योंकि जब भी आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के प्रिंसिपल पर अमल करेंगे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के प्रिंसिपल के मुताबिक आप काम करेंगे, तो आपका पर्पस ही प्रोडक्ट की प्राइस को जो है उसको आप डिक्रीज करना है, कि किस तरह से आपके जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो आपके पास क्या हो जाए, वो कम हो जाए। अगर कंपनीज जो है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल के प्रिंसिपल को फोकस नहीं करती और ऑप्ट नहीं करती, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर ही है प्रोडक्ट की, या थोड़ी बहुत अप डाउन का है, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल का प्रिंसिपल तो है ही नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन के ऊपर जब फोकस नहीं है, ज्यादा प्रोडक्शन के ऊपर फोकस नहीं है, तो मतलब हमारे पास प्राइस जो है वो नीचे नहीं आएगी। जब प्रोडक्ट मैसिव या बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास प्राइस क्या हो जाएगी, वो आपके पास रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपके पास इकोनॉमी ऑफ स्केल का प्रिंसिपल मार्केट में एप्लीकेबल नहीं है और कंपनीज जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर जो है वो अमल नहीं कर रही, इस केस के अंदर जो है पोटेंशियल जो न्यू एंट्रेंट है उसके जो चांसेस हैं वो हाई होंगे। थर्ड जो हमारे पास चांस है, कस्टमर कैन इजिली स्विच, लो स्विचिंग कॉस्ट। ऑफ कोर्स कस्टमर तो अपना बेनिफिट देख रहा है, जो उसकी नीड है वो भी पूरी हो रही है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो रही है, जो फंक्शनैलिटी वो देखना चाह रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है फंक्शंस के हिसाब से वो भी उसकी पूरी हो रही हैं, और उसकी जो कॉस्ट है वो कम आ रही है, ठीक। जो प्रोडक्ट वो देख रहा है, जो क्वालिटीज वो देख रहा है, अगर उसको सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट भी मिल जाती हैं तो कस्टमर कभी भी लॉन्ग टर्म में जो है वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो आपसे यूज नहीं करेगा, कस्टमर क्या हो जाएगा, स्विच कर जाएगा। तो अगर स्विचिंग कॉस्ट कम है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, एक फीचर या दूसरे फीचर्स की तरफ, तो आपके पास कस्टमर क्या करेगा, लो स्विचिंग कॉस्ट की वजह से भी आपके पास क्या होगा, वो स्विच कर जाएगा, ठीक। अगर ऐसा केस आपके पास है कि कस्टमर कैन इजिली स्विच, तो फिर इस केस में भी आपके पास क्या होगा कि न्यू मार्केट एंट्री या आपके पास न्यू जो एंट्रेंट है उसके जो हमारे पास चांसेस हैं वो हमारे पास आने के हमारे पास होंगे ज्यादा। तो जब आपके पास कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट कम होगी तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास नए जो आपके पास एंट्री है, जो नई कंपनीज बिजनेस करना चाहती हैं, उनके चांसेस आपके पास क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है, योर टेक्नोलॉजी इज नॉट हार्ड टू एक्वायर और इट इज नॉट प्रोटेक्टेड वेल। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं,
हमारे पास हैं। जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं इज़ नॉट हार्ड टू एक्वायर। ऑफ कोर्स हमने बात की कि एक्विजिशन जो है वो हमारे पास ज़रूरी है, और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने कम्पिटिटिव फोर्सेस हमने बात की थी तो उसमें हमने ये बात की थी जो यूएस की 7 कम्पिटिटिव फर्म्स हैं उनके अंदर उनका जो पॉइंट नंबर 6 हमारे पास था, वो हमारे पास 5th या 6 हमारे पास पॉइंट था, वो यही था हमारे पास कि एक्विजिशन इज़ की टू ग्रो, एक्विजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, या एक्विजिशन इज़ की टू ग्रोथ, की फॉर ग्रोथ। आपके पास जो एक्विजिशन है वो ज़रूरी है। अगर आपकी जो कंपनी है जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास टेक्नोलॉजी भी इनोवेटिव है, और जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको लेना वो एक मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कोई भी बंदा जो है अपना कोई भी नया सेटअप जो है वो लगा सकता है। तो इस केस के अंदर भी जो है आपके लिए जो है वो थ्रेट्स अवेलेबल हैं कि जो न्यू इंट्रेंट हैं वो ईजिली जो है वो आएंगे मार्केट में, और मार्केट में अपना जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी का इजीली अवेलेबल होना या टेक्नोलॉजी का इजीली अवेलेबल होना या टेक्नोलॉजी का मिलना इतना मुश्किल नहीं है। तो इस केस के अंदर भी आपके पास क्या होगा कि लोग जो हैं जो न्यू इंट्रेंट हैं उनको टेक्नोलॉजी आराम से मिल रही है, तो वो आपके पास क्या होंगे, वो प्रॉब्लम बना सकते हैं एज ए न्यू इंट्रेंट के तौर पे, और इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड वेल। और आपका यह जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, आप जो भी मूवीज़ वगैरह बना रहे हैं वो हमारे पास अगर सिनेमा में आती हैं और वो वेल प्रोटेक्टेड नहीं है, और आपके पास लोग जो हैं उसको वहाँ से कॉपी करके जो है आम वेबसाइट्स के ऊपर पोस्ट कर देते हैं, तो जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो बेहद न्यू टेक्नोलॉजी है, बट आपके पास क्या होगा, प्रॉब्लम बना सकती है इन द लॉन्ग रन। तो टेक्नोलॉजी का ईजिली मिल जाना या टेक्नोलॉजी का प्रोटेक्ट ना होना, ये भी आपके पास क्या है कि न्यू इंट्रेंट के लिए आपके पास एक आसानी से जो है वो सोर्स बन सकते हैं। योर प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं करवा रहे अपने मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से। ये तो एक कस्टमर की, ये तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक फीचर है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट नहीं कराएंगे तो आपके प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस है वो आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मार्केट में डिफ्रेंशिएशन करवाना ही आपके पास क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस को बढ़वा सकते हैं। ना सिर्फ प्रोडक्ट के हिसाब से, आप रियल लाइफ के अंदर अपने आप को देखें कि अगर आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं कराते, डिफ्रेंशिएट मीन अपनी स्किल इंप्रूव नहीं करते, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं करते, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आप इंप्रूव नहीं करते, तो मार्केट के अंदर जो बाकी आपके कंपटीटर्स हैं, जो दूसरे ग्रेजुएट्स हैं, वो आराम से क्या करेंगे, आपके पास वैकेंसी जो है वो अवेल कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, खुद को डिफ्रेंशिएट करना है। आपके अंदर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कि आपके दूसरे कोलीग्स से आपको क्या करे, वो डिफ्रेंशिएट करें। जो ही आपकी प्रॉपर्टीज या आपके कोलीग से आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ होंगी तो मार्केट में जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो आपने खुद को डिफ्रेंशिएट करवाना है। सिमिलरली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस के अंदर है, जब वो खुद को डिफ्रेंशिएट करती हैं, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट की एक्सेप्ट एक जो है उसकी जो सप्लाई चेन इतना अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छे हैं, आपके जो है फीडबैक मैकेनिज्म आपका अच्छा है, तो आपके पास क्या होगा, मार्केट एक्सेप्टेंस को जो बढ़ जाएगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं कराते तो इट्स मीन हमारे पास के दूसरे भी जो लोग हैं, जो न्यू इंट्रेंट हैं, जो बिजनेस नया करना चाहते हैं, जो आपके राइवल्स बनना चाहते हैं, जो कंपटीटर्स हैं आपके, वो इजीली क्या करेंगे, इस वीकनेस जो है आपकी ये नॉट डिफ्रेंशिएटेड वाली, इससे खुद को क्या करेंगे, वो कैश करवा लेंगे। इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारे पास देयर इज अ वेरिएशन इन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द सेगमेंट डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री एंड एग्जिट बैरियर। अगर आपके पास अट्रैक्टिवनेस, आप एक बंदा नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो अट्रैक्टिव है, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव ही आपके पास होगी। अगर उसके एंट्री के जो जहाँ पे उसने इंटर होना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, वहां पर बैरियर आपके पास क्या है, नहीं है, बैरियर लो है, तो वो क्या होगी, एक कंपटीटर्स के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए वो एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होगी कि अपॉर्चुनिटी भी है और एंट्री बैरियर भी आपके पास क्या है, कम है। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या होंगे, न्यू एंट्रेंट क्या होंगे, आपके बिजनेस में क्या होंगे, वो शामिल होना शुरू हो जाएंगे। दैट सेगमेंट इज मोर अट्रैक्टिव विच हैज हाई एंट्री बैरियर एंड लो एग्जिट बैरियर। हाई एंट्री बैरियर एंड लो एग्जिट बैरियर्स, हमारे पास कई दफा इस तरह होता है कि हमारे पास वो सेगमेंट ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जहां के आपके पास जो एंट्री बैरियर्स हैं वो आपके पास क्या हों, वो ज्यादा हों,
और आपके पास लो क्या हो, एग्जिट बैरियर्स हो। नो डाउट कि आप यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट, बट वंस यू आर एंटर्ड इनटू अ बिजनेस और यू गेट स्टेबल, इस्टेब्लिश कर लिया आपने अपना आप, तो फिर आपके पास एंट्री के चांसेस या एग्जिट के चांसेस क्या आपके पास क्या है, वो लो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी अपना बिजनेस स्टेबल करने में, लेकिन वंस यू स्टेबल इन द मार्केट, फिर दोबारा आपके एग्जिट होने के चांसेस क्या हैं, वो कम है। इसका मतलब कि आपने बिजनेस अपना स्टार्ट कर लिया, आप स्टेबल हो गए, अब आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपको मतलब कि एग्जिट होने के चांसेस क्या आपके बहुत ज्यादा कम है, आपके एवेपोरेट होने के चांसेस क्या है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि अट्रैक्टिवनेस आपके पास क्या होती है, वो और भी ज्यादा आपके पास बढ़ जाती है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो न्यू इंटरेस्ट जो है बिजनेस में आएंगे, क्योंकि आना मुश्किल है, उसके बाद जो है वो सस्टेन करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास जो एग्जिट बैरियर है वो हमारे पास एग्जिट जो प्रॉब्लम एग्जिट बैरियर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास लो है। तो इस केस के अंदर आपके पास जो है वो अट्रैक्शन उस सेगमेंट की आपके पास बढ़ जाएगी। ठीक, सम न्यू फर्म्स एंटर इनटू द इंडस्ट्री एंड लो परफॉर्मिंग कंपनीज लीव द इंडस्ट्री। अगर नई चीज आती है, नया इंटरनेट आता है, तो आपके पास क्या होगा, जो लो परफॉर्मर है वो आपके पास क्या होगा, मार्केट को छोड़ देगा। व्हेन बोथ एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स हाई, एंट्री भी मुश्किल है और एग्जिट बैरियर भी, एक आपने एंटर होना बिजनेस में मुश्किल है, अगर आपने बिजनेस को छोड़ना है वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास हाई है, कि वो भी आपके पास हाई है। ठीक है, देन प्रॉफिट मार्जिन इज आल्सो हाई। तो इस केस के अंदर जब इतना रिस्की बिजनेस हो, एंट्री भी मुश्किल हो और एग्जिट भी आपके पास बैरियर्स वो भी आपके पास क्यों, वो आपके पास क्यों बहुत ज्यादा हाई हो, तो इस केस के अंदर आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके पास हाई होगा, बट कंपनी फेस मोर रिस्क बिकॉज कंपनीज विद पुअर परफॉर्मेंस स्टे इन एंड फाइट इट आउट। बट इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन जो रिस्क है वो आपके पास क्या है, दोनों एंड पे एंट्री एज वेल एज एग्जिट, दोनों एंड पे आपके पास क्या है, वो आपके पास हाई है। व्हेन दीज बैरियर इज लो, एंट्री बैरियर आपके पास कम है और एग्जिट बैरियर वो भी आपके पास क्या है, कम है, देन फर्म इजिली इंटर, ऑफ कोर्स एंट्री बैरियर है ही नहीं, इजिली इंटर एंड एग्जिट द इंडस्ट्री। आपने आए, आपने प्रॉफिट कमाया, देन आप इजिली एग्जिट कर गए। इस केस में भी आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट इज लो। बट इस केस के अंदर आपके पास अगर ऐसा है तो आपके पास ढेर आपके पास कंपटीशन में होंगे लोग, क्योंकि एंट्री भी आसान है और एग्जिट भी आसान है। जब एंट्री आसान है तो आपके पास क्या होगा, मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो आप मार्केट का मार्जिन इतना बड़ा जो है मार्केट शेयर आप कैप्चर नहीं कर सकेंगे जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस केस में आपके पास क्या होगा, लो होगा। द वर्स्ट कंडीशन इज व्हेन एंट्री बैरियर्स आर लो, एंट्री बैरियर आपके पास क्या है, वो लो है, एंड एग्जिट बैरियर्स आर हाई। एंट्री आपके पास जो है बैरियर्स वो कम है, बट एग्जिट बैरियर आपके पास क्या है, हाई है। देन इन गुड टाइम्स फर्म्स इंटर एंड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिट इन द बैड टाइम्स। एक अच्छे टाइम में एंट्री आपके पास, एंट्री बैरियर तो है ही नहीं, एक अच्छे टाइम में आप अंदर आए, आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, बट अब एग्जिट बैरियर आपके पास क्या है, वो हाई है। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि एक वेरी बैड लक होगी कि आपने आए, आपने प्रॉफिट मार्जिन कमाया, बट अब बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास एग्जिट बैरियर आपके पास क्या है, वो आपके पास बहुत ज्यादा हाई है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास है इंडस्ट्री राइवलरी। ये हमारे पास तीसरा जो हमारे पास है, जो माइकल पोर्टर ने फोर्सेस दिए, उनमें हमारा तीसरा फोर्स है हमारे पास ये वाला। इंडस्ट्री राइवलरी मीन दैट इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन अमंग द एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स इन द मार्केट। इंडस्ट्रियल जो आपके पास राइवल है, जो आपके कंपटीटर है, जो सेम इंडस्ट्री में आप हैं, जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं, अगर उनकी इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन हाई है तो मतलब हमारे पास के एग्जिस्टिंग मार्केट कंपटीशन हमारे पास क्या, वो हमारे पास हाई है। जितने ज्यादा आपके पास कंपटीटर ज्यादा होंगे, जितनी आपके पास इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन ज्यादा होगी, उतना ही आपके पास क्या होगा, मार्केट में जो कंपटीशन होगा हमारे पास क्या होगा, वो हाई होगा। इंटेंसिटी ऑफ द राइवलरी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द कंपटीटर्स एंड देयर कैपेबिलिटीज। ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पर कि जो हमारे पास कंपटीशन की जो इंटेंसिटी है, जो कंपटीशन की स्ट्रेंथ है, कि कंपटीटर्स के दरमियान कितना ज़्यादा कंपटीशन है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपकी जो कंपटीटर्स हैं वो हैं कितने, नंबर ऑफ कंपटीटर्स, आपके पास जो कंपटीटर्स हैं उनकी तादाद कितनी है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है देयर कैपेबिलिटीज, और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, जो फीचर्स हैं, जो आपसे जो खुद जिसकी वजह से वो खुद को डिफरेंशिएट करते हैं आपके प्रोडक्ट से। ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से भी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, फिर आपके पास स्किल्ड लेबर के हिसाब से भी, वो खुद को किस तरह से मार्केट में देखते हैं। उस केस के अंदर भी आपके पास क्या होगा कि आपके पास चीज़ें क्या होंगी, वो मुख्तलिफ होंगी आपके पास। अगर आपका कंपटीशन
जो कंपटीटर है आपका वो नंबर में भी ज्यादा है और उसके साथ उनकी कैपेबिलिटीज है वो भी आपके पास क्या ज्यादा है। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास कंपटीशन ग्रो करेगा। अब जो इंडस्ट्रियल जो राइवल्स हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं, जो आपका ये कंपटीशन है बिटवीन द कंपटीटर्स, मार्केट में कंपटीशन की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा कब होगी? जब देयर आर नंबर ऑफ स्मॉल और इक्वल कंपटीटर्स एंड लेस when there is a clear market. The number of there are आपके पास इंडस्ट्री राइवलरी, इंडस्ट्री कंपटीशन ज्यादा होगा when the number of small and equal जब आपके पास जो है जो आपके पास कंपटीटर्स हैं, ठीक है, छोटे हैं बड़े, वो आपके पास क्या होंगे? वो आपके पास ज्यादा होंगे। एंड लेस when there are clear market leaders. आपके पास कंपटीशन या इंडस्ट्री राइवलरी कम होगी जब आपके पास एक प्रॉपर मार्केट लीडर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये जो मार्केट का बड़ा शेयर है वो पास क्या कर रहा है? फॉर एग्जांपल कैप्चा, आप कंप्यूटर मार्केट को देखें, एप्पल, एचपी, ठीक है, मैकिन्टॉश, तो ये 5-6 हमारे पास मार्केट लीडर हैं हमारे बड़े बड़े। बट इनके अंदर भी एक हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते, शिफ्ट होते रहते। इसके अंदर भी हमारे पास क्या एक बड़ी एक कंपनी है जो कि बड़ा एक क्या कर रही है मार्केट का शेयर क्या जिसने कैप्चर किया हुआ। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि हमारे पास इंडस्ट्री राइवलरी होगी बट क्या होगी? कम होगी, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटेंसीज की बेस के ऊपर क्या कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर कम्पीट कर रहे हैं और जो बाकी आपके बाकी कंपटीटर्स हैं वो आपसे क्या है? वो लो प्रोफाइल है। इस केस में और बात है। लेकिन अगर आपके पास छोटे छोटे बहुत से कंपटीटर्स अवेलेबल हैं और आप खुद ही मार्केट लीडर नहीं है तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास कंपटीशन क्या होगा? वो हाई होगा। बट अगर आप मार्केट लीडर है तो आपके केस के लिए वो कंपटीशन इतना ज्यादा वो हाई नहीं होगा। कस्टमर हैव लो स्विचिंग कॉस्ट। आपकी जो प्रोडक्ट है जो भी आप बना रहे हैं उसके मुकाबले में जो आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी और सब कुछ आपके बराबर है और कस्टमर आराम से जो है स्विचिंग कॉस्ट जो है वो दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर स्विचिंग कॉस्ट लो है फिर तो कस्टमर को बेनिफिट है। अगर स्विचिंग कॉस्ट हाई है और थोड़ी बहुत हाई है, स्विचिंग कॉस्ट अगर लो है फिर तो आसान है, थोड़ी बहुत हाई है फिर भी कस्टमर क्या करेगा? बेस्ड ऑन द क्वालिटी, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, कस्टमर क्या कर जाएगा? आपके पास वो स्विच कर जाएगा किसकी तरफ? दूसरी मार्केट की तरफ। इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। ऐसी इंडस्ट्री जो कि ग्रो कर रही है, जो कि नई है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, एंट्री बैरियर आपके पास क्या है? वो कम है। इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर आपके पास क्या होगा? ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके पास जो है वो कंपटीशन उस इंडस्ट्री में आपके पास क्या होगा? ज्यादा होगा। मोर एंड मोर आपके पास जो है मार्केट इंटरेंट होंगे, मोर एंड मोर आपके पास राइवल जो है इंटरेंट होंगे, उस केस में आपके पास कंपटीशन होगा वो बढ़ जाएगा। तीसरे केस हमारा चौथा हमारे पास केस है एग्जिट बैरियर इज हाई एंड राइवल स्टे एंड कम्पीट। एग्जिट बैरियर हमारे पास क्या है? वो बहुत ज्यादा हाई है। आप एग्जिट नहीं कर सकते क्योंकि इतने ज्यादा बैरियर्स हैं आपकी एग्जिट करने के ऊपर, ठीक। इस केस के अंदर क्या करेगा कि अब आपको मार्केट में हर हाल में सरवाइव करना है, आपको अपने आप को सस्टेन करवाना है, क्योंकि इन्वेस्टर ने एक इन्वेस्टमेंट की है और उसका पर्पस जो है वो प्रॉफिट है और उनको पता है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है अब मैं इस काम से, इस चीज से पीछे हट नहीं सकता। जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं तो अब और एग्जिट बैरियर भी आपके पास हाई है, आप एग्जिट नहीं कर सकते। तो अब इस केस के अंदर आप क्या करेंगे कि आप कंपीट करेंगे, सस्टेन करेंगे खुद को, ठीक है। अब इस केस में आपके पास इवेपोरेशन तो है ही नहीं क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने की, तो उस केस के अंदर आपको खुद को सस्टेन करना है और खुद को आपको जो है वो ग्रोथ की तरफ जो है वो लेकर जाना है। जिसमें हमारा लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो है फिक्स्ड कॉस्ट और हाई रिजल्टिंग ह्यूज प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन द प्राइसेस। अगर आपके पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपके पास लो है, ठीक है, सॉरी हाई है, सॉरी फॉर दैट, कि अगर आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास हाई है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का हाई होना मतलब कि आपके पास जो प्रोडक्शन है वो आपके पास ज्यादा होगी और जब आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा होगी और आप इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो लो होगी और एंड जो कस्टमर है, क्लाइंट, उसको आपके पास जो है प्रोडक्ट जो है उसको वो जो है सस्ता और चीप मिलेगा। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं दोबारा कि हमारे पास इंडस्ट्रियल राइवल्स जब आ जाते हैं और हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर एक कंपटीशन बन जाता है तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या है कि दिस सिचुएशन मेक द रीजन फॉर एडवर्टाइजिंग वॉर्स। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास कंपटीशन ज्यादा है तो ये जो तमाम सिचुएशंस हमने लास्ट डिस्कस की, ये आपके पास एडवर्टाइजिंग वॉर कि आपके पास जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कंपटीशन को और भी ज्यादा बढ़ाया जाता है। अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्ट के हवाले से होती है और आपके प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में लोगों तक पहुंचाना, लोगों को अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके जो सर्विसेज हैं उनके बारे में। तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं कि आपके पास एक
एडवर्टाइजमेंट वार को जो है वो जनरेट करती हैं, और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करती है कस्टमर के सामने, ताकि कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को जो है समझ सके, उसे जान सके, उसकी फीचर्स जान सके और उसको जो है इजीली जो है वो अवेल कर सके। प्राइसेस वॉर, इस तरह से अगर आपके पास कंपटीशन हाई होगा तो प्राइस लो, हाई, मॉडरेट, आपके पास मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसेस के आपको जो है वो मिल जाएंगे, और आप क्या कर सकेंगे, मतलब आपके पास कस्टमर के एंड पे उसके पास चॉइस क्या होगी, ज्यादा होगी। मॉडिफिकेशन, इसी तरह से आपके पास क्या होगा कि मॉडिफिकेशन, आपके पास कस्टमाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आपके पास ज्यादा होगा, तो आपके पास डिफरेंट जो है प्राइबिलिटी जो आपके पास क्या होगी वो बढ़ेगी। अल्टीमेटली कॉस्ट इंक्रीजेज एंड इट इज डिफिकल्ट टू compete in the market। अगर एडवर्टाइजमेंट वॉर है, प्राइसेस भी ज्यादा है, मॉडिफिकेशन के चांसेस भी ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगी, कॉस्ट आपके पास बढ़ेगी, और जो ही आपके पास कॉस्ट बढ़ेगी और आपका एंड क्लाइंट को जो है वो लो प्राइस नहीं दे सकेंगे, तो आपके पास compete करना जो है मुश्किल हो जाएगा। एंड देन एट द एंड जो हमारे पास वर्स्ट कंडीशन होगी हमारे पास होगा कि यू हैव टू evaporate फ्रॉम द मार्केट। जो हमारे पास चौथी चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, के सप्लायर की बार्गेनिंग पावर जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर मीन हाउ स्ट्रांग इज द पोजीशन ऑफ द सेलर। ठीक है, जो सेलर है उसकी हमारे पास पोजीशन क्या है। आप एक ऑनर है बिजनेस के, आप सेल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट किसको, अपने सप्लायर को, तो बार्गेनिंग पावर जो है सप्लायर की mean how strong is the position of the seller, how much your supplier have control over increasing the price of the supplies। जो आप सप्लाई कर रहे हैं, आपका सप्लायर के पास कितना कंट्रोल है कि वो आपकी प्राइसेस को जो कर सके वो बढ़ा सके, उसको वो अमेंड कर सके, या मार्केट के अंदर उसको जो है वो ज्यादा प्राइस पे बेच सके। सप्लायर्स आर मोर पावरफुल। जो सप्लायर्स हैं वो हमारे पास ज्यादा पावरफुल होंगे व्हेन सप्लायर्स आर कंसंट्रेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। जब वो हमारे पास वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे और हमारे पास मार्केट में क्या होंगे वो कंसंट्रेटेड होंगे। A few substitute products are available to the supplies। और जो सप्लायर है उसके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होंगे वो कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट है, आप मार्केट लीडर है, आपके सब्स्टिट्यूट क्या बहुत ज्यादा कम है भी तो बिल्कुल ऑलरेडी मार्केट में कोई लेता नहीं। तो इस केस के अंदर जो आपका सप्लायर है वो आपके पास उसकी बार्गेनिंग पावर क्या होगी, उसके वो लो होगी, और जो सेलर है उसकी बार्गेनिंग पावर आपके पास क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि उसकी मार्केट डिमांड ज्यादा है। तो सप्लायर जो है वो आपके प्रोडक्ट को क्या करेगा, वो खाम में क्या करेगा, वो रखेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज हियर फॉर प्रॉफिट। सप्लायर भी आपसे प्रॉफिट कमा रहा है, आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहा है मार्केट में। तो जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो आपके पास जो होगी सेलर की जो बार्गेनिंग पावर वो ज्यादा होगी, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर आपके पास क्या होगी वो कम होगी। ठीक है, देयर प्रोडक्ट इज मोर इफेक्टिव और यूनिक। आपका प्रोडक्ट यूनिक है या मोर इफेक्टिव है, ज्यादा डिमांड में है, तो इस केस के अंदर भी क्या होगा कि आपके पास जो सप्लायर होगा वो मतलब कि हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास मोर पावरफुल होंगे। स्विचिंग कॉस्ट फ्रॉम वन सप्लायर टू अनदर इज हाई। तो अगर इस केस में ऐसा है कि आपने एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे स्विच करना है और जो स्विचिंग कॉस्ट है सप्लायर स्विच करने की वो हाई है, इस कॉस्ट में भी आपके पास प्रॉब्लम आ सकता है। यू आर नॉट एन इम्पॉर्टेंट कस्टमर टू द सप्लायर। आप सप्लायर के इम्पॉर्टेंट कस्टमर ही नहीं है, आपकी मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो आप सप्लायर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट कस्टमर होंगे। इस केस में भी प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है। व्हेन द सप्लायर हैव मोर कंट्रोल ओवर सप्लाईज एंड इट्स प्राइसेस दैट सेगमेंट इज लेस अट्रैक्टिव। अगर आपके पास जो सप्लायर है उसका कंट्रोल जो है किसके ऊपर, सप्लाईज के ऊपर ज्यादा है और उसका प्राइस के ऊपर भी कंट्रोल ज्यादा है, तो इस तरह के सेगमेंट को लोग जो है अवॉइड करते हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी सप्लायर जो है वो अपना कंट्रोल जमाए बैठा है। तो इस केस में जो है जो बनाने वाला है सेलर है वो क्या करेगा कि वो ऑफ कोर्स इस तरह के सेगमेंट को कभी भी यूज नहीं करेगा, इस तरह की मार्केट में एंट्री नहीं करेगा। ठीक, इट्स बेस्ट वे टू मेक विन विन रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स। ऑफ कोर्स सप्लायर्स हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके साथ आपको विन विन सिचुएशन में काम करना है, उनके साथ आपको अपना रिलेशन जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटेन रखने हैं ताकि वो आपके प्रोडक्ट क्या करें, आगे लेकर जाए। इट्स गुड आइडिया टू हैव मल्टीपल सोर्सेज। इसका एक अच्छा जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपने सप्लाईज जो हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसको आप एक सप्लायर के थ्रू ना करें बल्कि उसको आप डिफरेंट सप्लायर्स के थ्रू करें, ताकि अगर एक दो प्रॉब्लमेटिक हो तो बाकी आपके जो है प्रोडक्ट की सप्लाई जो है उसको कंटिन्यू रखा जा सके, उसको ना रोका जा सके। दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। जो हमारे पास लास्ट हमारे पास फोर्स है माइकल पोर्टर के फोर्सेज में से, वो हमारे पास बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर मीन हाउ मच कंट्रोल द बायर हैव टू ड्रिवन डाउन योर प्रोडक्ट प्राइसेस। जो बायर है उसका कितना कंट्रोल है कि वो आपकी प्राइसेस को जो है वो ड्रिवन डाउन या उनको कंट्रोल कर सके। कैन दे वर्क टुगेदर इन ऑर्डरिंग लार्ज वॉल्यूम। बायर
have more bargaining power when few buyers chasing too many products. बार्गेनिंग पावर हमारे पास जो बायर की है वो ज्यादा होगी जब हमारे पास फ्यू बायर्स चूजिंग टू मैनी गुड्स, हमारे पास कुछ बायर्स हैं और वो बहुत सारे प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन में कि बायर परचेजेस इन बल्क क्वांटिटीज, बल्क में अगर वो परचेज करता है तो उस केस में हमारे पास जो है बायर की बार्गेनिंग पावर क्या होगी, वो ज्यादा होगी. प्रोडक्ट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो अगेन द बायर पावर, द बाइंग हैव मोर बार्गेनिंग पावर. बायर्स कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू अ कंपटीशन प्रोडक्ट इज लो. सेकंड लास्ट हमारे पास शॉपिंग कॉस्ट इज लो. बायर आर मोर सेंसिटिव या क्रेडिबल थ्रेट ऑफ द इंटीग्रेशन को क्रेडिबल थ्रेट इस बेस पर भी क्या होगा, आपके पास के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. बायर बार्गेनिंग पावर मे बी लोड डाउन बाय ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. सजेशन है अगर आप मतलब के बायर की बार्गेनिंग पावर को कम कर सकते हैं अगर आप क्या करें, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है वो बनाएं. तो इफ यू आर सर्विंग अ फ्यू बट ह्यूज क्वांटिटी ऑर्डरिंग बायर देन दे हैव द पावर टू डिक्टेट यू. ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा. माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का जो बेनिफिट है वो हम देखते हैं. माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल प्रोवाइड यूजफुल इनपुट फॉर द स्वॉट एनालिसिस. ऑफ कोर्स आपने देखा कि आपने बाइंग पावर ऑफ द सप्लायर देखी, बाइंग पावर ऑफ द बायर आपने देखा, फिर आपने न्यू राइवल्स देखे, ठीक है, फिर इंट्रेंट जो है न्यू इंट्रेंट वो एक थ्रेट किस तरह बन सकते हैं. ये तमाम चीज़ें आपके स्वॉट एनालिसिस में हेल्प करती हैं. एज इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग टूल फॉर द इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपटीशन एनालिसिस. हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में इंडस्ट्री एनालिसिस. तो पोर्टर के जो 5 फोर्सेस हैं वो एक बेस्ट फोर्सेस, ये टूल समझा जाता है जो कि आपके पास इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन है उसको जो है एनालाइज करता है, उसको देखता है और उस लिहाज से क्या करता है, अपनी चीज़ों को क्या करता है, वो एडजस्ट करता है. तो क्लास हम इस लेक्चर की समरी देखते हैं कि हमने इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की कि हमने माइकल पोर्टर के जो 5 फोर्सेस हैं उनको हमने देखा, उनको हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया. और इन 5 फोर्सेस का मकसद यही था कि हम अपने स्वॉट एनालिसिस के अंदर जो हमारे पास स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस और थ्रेट्स है उसके लिए जो है हम इनपुट ले सकें, एक लिस्ट जनरेट कर सकें और फिर उसके मुताबिक हम अपनी जो है स्ट्रेटजीज जो है उनको हम बना सकें. तो हम अपने 5 पोर्टर के जो 5 मॉडल्स उनको हम दोबारा जो है उनको हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था थ्रेट ऑफ द मोबिलिटी. ऑफ कोर्स हमारे पास जो पोटेंशियल इंट्रेंट आपके पास है, नए जो मार्केट में एंट्री है उनकी कितनी इंटेंसिटी है, उनके जो एंट्री बैरियर्स हैं वो हाई हैं या लो हैं या दोनों हाई हैं, एंट्री बैरियर्स भी हाई हैं, लो बैरियर्स भी हैं, जो आपके पास एग्जिट बैरियर वो भी हाई हैं. हमने तमाम केसेस डिस्कस किए. न्यू इंट्रेंट किस तरह से आपके लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक बन सकता है. फिर हमने बात की कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट, जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं या नहीं. अगर आपके प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एक्सेप्टेबल ज़्यादा होगा. अब इसके अंदर हमने एक और बात डिस्कस की थी कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है उसकी जो प्राइस है वो आपके प्रोडक्ट के इक्वल है या लो है तो कस्टमर के पास चॉइस होगी किसकी, स्विचिंग की. कि कस्टमर जो है उसकी स्विचिंग कॉस्ट अगर लो है तो वो आसानी से आपके प्रोडक्ट को छोड़ के आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को क्या करेगा, वो अवेल कर लेगा. लेकिन अगर कस्टमर की जो स्विचिंग कॉस्ट है वो क्या है, हाई है, तो आपके पास क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूट होने के बावजूद भी क्या होगा, वो आपकी मार्केट शेयर को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा. या आल्थो अगर आप ऐसे कहें कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और जो आपके पास कंपटीटर है उस स्विचिंग कॉस्ट कस्टमर को हाई पड़ रही है बट क्वालिटी उसे अच्छी मिल रही है, तो ऑफ कोर्स आपके पास मार्केट का कुछ शेयर जो है वो आपके पास स्विच होकर उस प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा. जो हमने तीसरी बात की वो हमने बात की इंडस्ट्री राइवलरी की. जो आपके पास इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन है वो कितना ज़्यादा है. अब जो आपके पास इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन है उसका ज़्यादा होना एक ऑफ कोर्स फ्रूटफुल चीज़ है, लेकिन आपके पास वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है आपके प्रॉफिट मार्जिन को. अगर आपके पास एंट्री बैरियर जो हैं वो लो हैं और एग्जिट बैरियर आपके पास क्या है वो हाई हैं, तो इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि कंपनीज क्या करेंगी, वो लॉन्ग टर्म में बिजनेस करेंगी, सस्टेन करने की कोशिश करेंगी क्योंकि उनके पास एंट्री बैरियर तो लो थे बट उनके पास एग्जिट बैरियर जो क्या है वो हाई हैं. तो अब वो बिजनेस को छोड़ नहीं सकते,
बट उनको फिर लॉन्ग टर्म में खुद को क्या करना है, वो सस्टेन करवाना पड़ेगा। चौथी हमने चीज बात की, हमने की था बाइंग पावर ऑफ द सप्लायर। सप्लायर की जो है वो बाइंग पावर है वो कितनी है, ठीक है। अगर आपके पास, इसमें हमने सजेशन आपको दी थी कि आप जो क्या करेंगे, अपने पास जो सप्लायर्स हैं वो क्या करें, एक से ज्यादा रखें, ताकि अगर एक दो प्रॉब्लमेटिक हो भी जाएं तो आपके जो प्रोडक्ट की सप्लाई है वो नहीं रुकनी चाहिए। बट अगर आप एक ही सप्लायर रखेंगे तो आपके पास फिर मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड हो जाएगा, तो और आपको उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। बट इट इज सजेस्टेड दैट यू हैव टू कीप गुड रिलेशनशिप विद योर सप्लायर्स एंड ऑलवेज हैव टू हैव अ विन विन सिचुएशन, कि दोनों एंड पे आपके पास जो है वो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। जो लास्ट हमने डिस्कस किया वो हमने किया था बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। बायर की बार्गेनिंग पावर आपके पास क्या है और किस तरह से आपकी कंपनी की जो है जो आपकी कंपटीशन है उसको किस तरह से इफेक्ट कर सकती है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा फोरकास्टिंग टूल्स के ऊपर होगा एंड टेक्निक्स। इसके अंदर हम इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे लॉन्ग कि हमारे पास फोरकास्टिंग टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं, वो एक स्टेटिस्टिक का टॉपिक है ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर, आप लोग उसको देखेंगे। बट हम इसके अंदर देखेंगे हमारे पास इंडस्ट्री जो है, जो आपके पास इंडस्ट्री एनालिसिस है उसके अंदर हमारे पास फोरकास्टिंग टेक्निक्स किस तरह से हेल्प कर सकती हैं, हम इसके ऊपर ब्रीफ से डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस की, जो हमने अभी लास्ट टॉपिक भी हमारे पास इंडस्ट्री एनालिसिस का एक टूल हमने डिस्कस किया, पोर्टर 5 मॉडल, पोर्टर 5 फोर्सेस। इसके अंदर भी हम इंडस्ट्री एनालिसिस में जो बात करेंगे वो हम करेंगे द एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स। तो क्लास हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने आज के लेक्चर के अंदर हमने जो बात की, हमने पोर्टर के 5 फोर्सेस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है अपने पास जो है फोरकास्टिंग टेक्निक्स एंड टूल्स का एक ओवरव्यू देंगे और वो किस तरह से आपके इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट हो सकते हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। और फिर हम अपने इसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो असेसमेंट है, इसी के टूल को हम यूज़ करते हुए एक और जो नया टूल है उसको हम डिस्कस करेंगे एंड दैट टूल इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स। एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स को हम देखेंगे एंड हम देखेंगे कि हम इस टूल के थ्रू अपने जो हम लिस्ट बनाते हैं स्ट्रेंथ की, वीकनेसेस की, हम उन्हें किस तरह से क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर, विश यू गुड लक, हैव अ नाइस डे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।